सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान और उसके तमाम साथी चारों ओर से खूंखार जानवरों से गिर चुके थे। ये जानवर खून के प्यासे थे और बेहद तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। हर एक चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे बच पाएंगे। उसी वक्त जियोयान को दूर एक गुफा दिखाई दी। बिना देर किए सभी उसके अंदर चले आए। दरवाजा यून ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर कसकर बंद कर दिया, लेकिन बिस्ट लगातार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर हुनयू, जियू फेंग और बाकी सदस्य एक अंडरग्राउंड टनल बनाते हुए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। वो बेहद सतर्कता से काम ले रहे थे ताकि किसी को भनक तक न लगे। लेकिन जियोयान को इस बात का एहसास हो गया था कि हुनयू उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करके खुद बोधिस्तु एशियन ट्री की ओर बढ़ रहा होगा। इसीलिए जियोयान और उसके साथियों ने हिम्मत दिखाई। साथ मिलकर उन्होंने एक नया रास्ता बनाया और जानवरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते गए। अचानक जियोयान को वो सुरंग दिखाई दी जिसमें हुनयू और उसके साथियों के निशान थे। वो सभी को सुरंग में ले गया, लेकिन तभी एक बड़ी बिस्ट केव उस सुरंग के अंदर घुस आई। पूरी सुरंग अब कांप रही थी। साथ ही जियोयान ने जो हमला किया था उसका ओरा चारों तरफ फैल चुका था। हुनयू और बाकियों ने जानवरों की आवाजें सुन ली थी। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और हुन क्लेन के मेंबर्स घबरा उठे। हुनयू गुस्से में बोलता है, ये जियोयान और उसके साथी बिल्कुल भूत की तरह हैं। जितनी बार हम बचने की कोशिश करते हैं, ये उतनी बार सामने आ जाते हैं। इन्होंने हमारी टनल पर लगी सील को तोड़ दिया है और अब जानवरों की लहर भी हमारे पीछे आ चुकी है। वो अपने सभी एल्डर से कहता है, अब सब कुछ भूल जाओ, पूरी ताकत लगाओ, रास्ते को क्लियर करो। अब कोई परवाह नहीं करनी कि तुम्हारे हमलों से कितना हंगामा मचता है। एल्डर्स ने आदेश मान लिया। वो तेजी से आगे बढ़े और पूरी शक्ति के साथ टनल की खुदाई शुरू कर दी। लेकिन हुनयू को यह मंजूर नहीं था कि उसकी मेहनत का फायदा जियोयान उठाए। वो तुरंत पीछे की तरफ गया और अपनी ऊर्जा से टनल को ठोस पत्थरों से बंद कर दिया ताकि जियोयान और उसके साथी अंदर ही फंस जाए और उन खूंखार जानवरों का शिकार बन जाए। जियू फेंग उसकी इस चाल पर मुस्कुराता है, भाई हुनयू, वाकई तुम्हारे फैसले क्रूर होते हैं। एक दिन तुम एक महान लीडर बनोगे। हुनयू कहता है, अफसोस, मैं अपनी आंखों से जियोयान को तड़पते हुए मरते नहीं देख पाऊंगा। और फिर वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर जियोयान और उसकी टीम टनल में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ता बंद देखकर वो सब रुक गए। कमांडर गु किंगयांग नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से पत्थरों की दीवार पर मुक्का मारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो पत्थर इतने ठोस थे कि उन्हें बिना विस्फोट के तोड़ना नामुमकिन था। जियोयान गुस्से में बोलता है, ये जरूर हुन कबीले के लोगों की हरकत है। जूनर कहती है, जानवरों की लहर तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, हमें कुछ भी करके इस जगह से निकलना होगा। किंगयांग बोलता है, अगर हम दीवार को नहीं तोड़ पाए तो जानवर हम तक पहुंच जाएंगे। बिस्ट, जो कि फाइट वेनरेट रियल्म के थे, अपने चार पैरों की तेजी से कुछ ही पल में वहां तक पहुंच गए। यून अपने साथियों के साथ एक शील्ड एक्टिवेट करती है, पर वो अब कमजोर हो चुकी थी। जानवरों ने बड़ी आसानी से उस शील्ड को तोड़ दिया। नालन यूनियन को संभालती है। उसकी हालत अब बेहद नाजुक हो गई थी। बाकी फ्लावर सेट के मेंबर्स भी थक चुके थे। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे फाइट वेनरेट बिस्ट का सामना वो कैसे करेंगे। तभी अचानक जियोयान की स्पेस रिंग से बोधिस्तु एशियन ट्री का बीज बाहर आ गया। उस बीज ने एक भयानक ऊर्जा का उत्सर्जन किया, इतनी जबरदस्त कि वहां मौजूद सारे बिस्ट एक ही झटके में मारे गए। रास्ता अब साफ हो चुका था क्योंकि वो बीज अब जियोयान को अपना मास्टर मान चुका था। दूसरी ओर हुन ट्राइब और हेवन डेमन फ्रीक्स ट्राइब के सदस्य अब ट्रू एशियन रीजन में प्रवेश कर चुके थे। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन कहीं से एक शानदार रहस्यमय खुशबू आ रही थी। कुछ ही पलों में वो सभी उस विशालकाय बोधिस्तु एशियन ट्री तक पहुंच जाते हैं। वो पेड़ पहाड़ों से भी ऊंचा था। उसकी भव्यता देखकर हर कोई ठिठक जाता है। उसकी जेड सी रोशनी पूरे लैंड को ढक रही थी। सबके चेहरों पर संतोष की मुस्कान थी। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो इस ट्री तक पहुंच ही गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब इसे हासिल करना बस कुछ कदमों की दूरी है, लेकिन तभी उस बोधिस्तु एशियन ट्री से एक बेहद तेज और अज्ञात ऊर्जा फूट पड़ती है। सभी को लग रहा था कि यह ऊर्जा उन्हें शक्ति देने वाली है, लेकिन हुनयू की आंखों में वो खुशी मायूसी में बदल जाती है। वो समझ गया था यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी आसमान में तीन रहस्यमयी ऊर्जा लहरें दिखाई देती है जो आंधी की तरह उनकी ओर बढ़ रही थी। घबराते हुए हुनयू अपने साथियों से कहता है, जल्दी पीछे हटो, और एक ही पल में सभी पीछे हट जाते हैं। तभी सामने आते हैं तीन लोग जिनके हाथ एक अजीब ढंग से हिल रहे थे क्योंकि वो मर चुके थे सालों पहले, और अब उनका शरीर पपेट बन चुका था। ये पपेट से उसी बोधिस्तु एशियन ट्री
द्वारा रिफाइन किए गए थे। उनमें से एक हुन क्लैन का पूर्वज एल्डर था, जिसकी शक्ति हाफ फाइट सेंट रियल्म में थी। उसका दबाव इतना भारी था कि वहां खड़े हर शख्स को घुटन महसूस होने लगी। ये तेज दबाव था हाफ सेंट रियल्म का, जिससे सभी बुरी तरह से जूझने लगे। थोड़ी देर बाद जब ऊर्जा का भार थोड़ा शांत हुआ, हुनियो ने सामने खड़े उस पपेट को गौर से देखा और तभी उसे याद आया उन कबीले के एशियन रिकॉर्ड में जिस हाफ सेंट एंसेस्टर का जिक्र था, जो हजारों साल पहले इस ट्री को खोजते हुए गायब हो गया था। यकीनन ये वही है। वो हाथ जोड़कर कहता है, एंसेस्टर, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ही कबीले के लोगों के लिए कोई मुसीबत नहीं बनेंगे, बल्कि हमें इस एशियन बोधिसत्व ट्री का भाग्य सुरक्षित हासिल करने में मदद करेंगे। लेकिन एंसेस्टर की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी हुनियो की नजर पीछे की ओर जाती है और वह देखता है कि वहाँ कई लोग तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं। वो चौंक उठता है, नहीं, ये तो जियोयान और उसके साथी है। उन्हें जिंदा देखकर हुनियो के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। वो कहता है, ये लड़का जियोयान सच में मरा नहीं। हाँ, अब समझ आया, इसकी हड्डियां वाकई बहुत मजबूत है। जियोयान की नजर सीधी हुनियो और जियो फेंग पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है ये हुन क्लैन और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब बहुत पहले से ही एक साथ काम कर रहे थे। फिर जियोयान उन हाफ सेंट पपेट्स को देखता है और तुरंत समझ जाता है इन्हीं की वजह से ये सब लोग अब तक आगे नहीं बढ़ पाए थे। वो तेज आवाज में बोलता है, हम बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं और तुम सब पहले से ही यहाँ रुके हुए हो। क्या तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं? हुनियो, जो अब भी जियोयान के ग्रुप को चारा बनाना चाहता था, मिठास से जवाब देता है, हर कोई इस बोधिसत्व ट्री को ही पाना चाहता है, इसीलिए हम सब बस इंतजार कर रहे थे ताकि सब साथ मिलकर आगे बढ़ सके। जियोयान मुस्कुराता है और तंज कसते हुए कहता है, मुझे तो लगता है तुम अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रखते, इसीलिए अब चिकनी चुपड़ी बातें बना रहे हो। हुनियो हंसते हुए जवाब देता है, क्यों ना हंसूं, तुम मूर्ख हो। इन 3 हाफ सेंट पपेट्स में से एक हमारे हुन क्लैन का पूर्वज है। वो हमारे साथ है और उसकी सुरक्षा में मुझे अपनी एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन जियोयान उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी हिफाजत करने वाले हैं। इस हालत को देखकर तो लगता है कि तुम्हें अपने ही पूर्वजों से लड़ना पड़ेगा। हुनियो तमतमा उठता है, लेकिन जवाब में कुछ कह नहीं पाता क्योंकि जियोयान सही था। तभी किंगलिन को एक अजीब सा एहसास होता है। वो तेजी से जियोयान के पास आती है और कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस बोधिसत्व ट्री के अंदर एक ठंडी ग्रे रंग की ऊर्जा दिख रही है। ये ऊर्जा इस पेड़ की बाकी एनर्जी से बिल्कुल अलग है। ये इंसानों की नकारात्मक भावनाओं जैसी लग रही है। जियोयान गंभीर हो जाता है। वो भी ध्यान लगाकर पेड़ की ओर देखता है और उसे वही ग्रे ओरा दिखाई देता है। वो सोचने लगता है, इस पेड़ ने ही इस हाफ सेंट पपेट्स को बनाया है। अगर हम जरा भी करीब जाने की कोशिश करेंगे तो ये तीनों पपेट्स हम पर हमला कर देंगे। और तभी उसे एहसास होता है हुनियो और जियो फेंग भी इसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा है। इसीलिए जियोयान तय करता है, अगर हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते तो हमें साथ में काम करना होगा। कमांडर किंग यांग को भी अब जियोयान की मंशा का अंदाजा हो गया। वो गंभीर होकर पूछता है, वाकई क्या तुम यही करना चाहते हो? जियोयान आत्मविश्वास से जवाब देता है। किंग यांग भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। अब जियोयान एक कदम आगे बढ़ाता है और ऊंची आवाज में कहता है, यहाँ मौजूद तमाम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे जो 3 हाफ सेंट पपेट्स हैं, उन्हें अकेले किसी भी ग्रुप का संभाल पाना नामुमकिन है। इसीलिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम सभी साथ मिलकर काम करें और एक एक करके इन पपेट्स को नष्ट करें। आखिर तुम दोनों कुत्तों की तरह क्या सोच रहे हो? हुनियो मन ही मन बुदबुदाता है, असल में मैं नहीं जानता कि मेरे पूर्वज मेरे खिलाफ क्या रवैया अपनाएंगे। फिलहाल मुझे इस लड़के की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही सही वक्त मिलेगा मैं इन सबको मिटा दूंगा। फिर वो मुस्कुराकर ऊपरी मिठास में कहता है, मेरा कबीला भाई जियोयान के फरमान को मानने के लिए तैयार है। चलो साथ मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद जियोयान जियो फेंग की ओर देखता है और पूछता है, तुम्हारे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का क्या इरादा है? जियो फेंग जरा भी हिचकिचाए बिना कहता है, हम भी साथ काम करने को तैयार हैं। हुनियो फिर कहता है, मैं अपने हुन क्लैन के एंसेस्टर की पपेट को संभाल लूंगा, तुम लोग इस पपेट को हम पर छोड़ दो। जियोयान जियो फेंग से कहता है, तुम भी अपनी मर्जी से एक पपेट चुन सकते हो। चूंकि तीनों पपेट्स में से एक हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का पूर्वज भी था, इसीलिए जियो फेंग जवाब देता है, मैं अपने ट्राइब की हाफ सेंट पपेट को चुनता हूँ। जियोयान आगे बढ़कर सभी से कहता है, अब हमारे बीच काम का बंटवारा हो चुका है, इसीलिए चलो बिना देर किए काम पर लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला धमाकेदार एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे।